हेलो फ्रेंड, जय हिंद। वेलकम बैक टू आवर सिविक सेंस यूट्यूब चैनल। यहाँ पर हमने शुरू कर रखी है जीरो टू हीरो सीरीज, बिल्कुल एकदम बेसिक से लेकर और आपके एडवांस लेवल तक एम लक्ष्मीकांत को। और आज लास्ट वीडियो में हमने कवर किया कर दिया था, स्टार्ट कर दिया था द क्राउन रूल को, जिसका टेन्योर था 1858 से लेके 1947 तक। ठीक है। अब लास्ट वीडियो में जो हमने पढ़ा था, जहाँ तक हमने पढ़ा था वो पढ़ा था हमने यहाँ तक 1909 के इंडियन काउंसिल एक्ट तक। ठीक है। आज की इस वीडियो में हम केवल कवर करेंगे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1990। देखिए, एक वीडियो में, लास्ट वीडियो में इन सबको कवर कर दिया, लेकिन सिर्फ इसके लिए सिर्फ एक वीडियो ही क्यों? क्योंकि ये एक्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये दोनों एक्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इनसे मोस्ट प्रोबेबली क्वेश्चंस बनता है, या फिर आज की जो भी अपनी शासन व्यवस्था है, ठीक है, जो भी अपना एडमिनिस्ट्रेशन है, वो मोस्टली इन दोनों से प्रेरित होकर चल रहा है। ठीक है। तो आज हम शुरू करेंगे 1919 यानी 1919 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। ठीक है। देखिए, इस एक्ट को शुरू करने से पहले एक बार इसका बैकग्राउंड देख लेते हैं। ठीक, 1858 में आपने देखा था कि दो क्या है, न्यू पोस्ट जनरेट हुई थी। ठीक है। एक तो पोस्ट थी, वो थी वायसराय की, और एक जो पोस्ट थी वो थी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया यानी कि भारत सचिव की। ठीक है। अब क्या हुआ, उस टाइम कौन कौन आया था? उस टाइम आया था मार्ले एंड मिंटो। ठीक है। मार्ले कौन थे? भारत सचिव। और मिंटो कौन थे? वायसराय। ठीक है। ये दोनों आए, इन दोनों ने नया नया कार्यभार संभाला। इन दोनों ने नया नया कार्यभार संभालेंगे तो ऑब्वियस सी बात है, ये इन्होंने कुछ रिफॉर्म्स किए थे उस टाइम पे, जो हम 1861 के एक्ट के रूप में देखते हैं जिसको। ठीक है। ऐसे ही क्या हुआ कि 1919 में है ना, ये नए पदभार इन्होंने ग्रहण किया है, मॉन्टेग ने एंड चेम्सफोर्ड ने। मॉन्टेग कौन है? ये है सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया यानी कि भारत सचिव। और चेम्सफोर्ड कौन है? ये है उस टाइम के भारत के वायसराय। ठीक है। तो इन दोनों ने भी कुछ रिफॉर्म्स करने की सोची कि चलो हम भी कुछ रिफॉर्म करते हैं, जो भी सिस्टम है उसको थोड़ा सा चेंज करने की कोशिश करते हैं। ठीक है। तो इसलिए इस एक्ट को, 1919 के एक्ट को मॉन्टेग चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स के रूप में भी जाना जाता है। ठीक है। इस एक्ट के थ्रू पहली बार क्या करने की कोशिश की जा रही है? इस एक्ट के थ्रू पहली बार ये लोग कह रहे हैं कि हम भारत के अंदर एक रेस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट को स्टैब्लिश्ड करेंगे, यानी कि हम बताएंगे कि एक उत्तरदायी शासन को कैसे चलाया जाता है और वो कैसा होना चाहिए। देखिए, 1919 के जितने भी फीचर्स आप देखेंगे ना, वो आज के जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम अपना चल रहा है, वो 99% इससे मिलते हुए आपको मिलेंगे। आप मैच करना, लिंक करना कि कौन कौन सी चीज़ें 1919 में बनाई गई थी जो आज भी चल रही हैं। ये जो आपकी थिंकिंग है मैच करने की, ये आपके क्वेश्चंस को, जब मेंस के क्वेश्चन देंगे ना, उसमें आंसर राइटिंग में बहुत ज़्यादा आपको हेल्प करेगी। ठीक है। तो अब इसके फीचर्स देखते हैं, 1919 के क्या क्या फीचर्स थे। ठीक है। अब 1861 में अपन ने देखा था, लास्ट जो अपन ने वीडियो बनाया था, लास्ट जो अपने क्लास ली थी, उसमें 1861 में अपन ने देखा था कि डिसेंट्रलाइजेशन करने की ओर एक कदम उठाया गया है। ठीक है। डिसेंट्रलाइजेशन को किया गया सिस्टम को। अब 1919 में 1919 में क्या हो रहा है? 1919 में इस डिसेंट्रलाइजेशन को और भी ज्यादा एक्सटेंड किया जा रहा है। ठीक है। इसमें क्या किया गया? इसमें जो भी सेंटर के और प्रोविंशियल के जो सब्जेक्ट होते थे, पहले तो सिर्फ एक ही होते थे, सेंट्रलाइज पावर भी धीरे धीरे कर रहे थे। अब जो सेंट्रल के सब्जेक्ट हैं, ठीक है, उनको, और जो प्रोविंशियल यानी जो स्टेट के सब्जेक्ट हैं, उनको दोनों को सेपरेट कर दिया गया कि भाई ये तुम्हारे अंदर विषय आते हैं, तुम इनके ऊपर लॉ बनाओ, ये हमारे अंदर विषय आते हैं, हम इनके ऊपर लॉ बनाएंगे। आज भी ये सिस्टम चलता है। ठीक है। फिर इसने क्या किया, जो भी स्टेट के सब्जेक्ट थे यानी कि प्रोविंशियल जो भी सब्जेक्ट थे, इनको दो पार्ट्स में और डिवाइड किया। उन दो पार्ट्स कौन कौन से? एक तो ट्रांसफर्ड, एक रिजर्व। अब ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट में क्या क्या होता था? जो ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट का जो एडमिनिस्ट्रेशन किया जाता था, वो गवर्नर के द्वारा किया जाता था विद द एड ऑफ मिनिस्टर्स, यानी गवर्नर के साथ कौन होते थे? मिनिस्टर। ठीक है। ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट में यहाँ पे लिख लेते हैं अपन, गवर्नर के साथ कौन है? मिनिस्टर है। और जो कि क्या है? रेस्पॉन्सिबल है लेजिस्लेटिव काउंसिल को। ठीक है। दूसरा जो सब्जेक्ट है वो है रिजर्व सब्जेक्ट। इसमें क्या है? इसमें गवर्नर है और उसकी जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल है, वो लेजिस्लेटिव काउंसिल के लिए उत्तरदायी नहीं है। ठीक है। इसके अंदर और ज्यादा
मतलब एक तरह से डिसेंट्रलाइजेशन करने की कोशिश की जा रही है। ठीक है, यहाँ पर आप देखिए बिल्कुल। उसके बाद इस लॉ के अंदर और क्या क्या लाया गया, इस लॉ के अंदर देखिए बाइकैलरिज्म को स्टैब्लिश किया गया। बाइकैलरिज्म का मतलब होता है एक तो उसमें दो हाउस होंगे, एक तो अपर हाउस और एक लोअर हाउस, जो सिस्टम अपना आज भी चलता है, यानी कि लोकसभा और राज्यसभा। ठीक है, इसने और क्या किया गया, आपने देखा होगा कि कम्युनल रिप्रेजेंटेशन को बढ़ावा देने की कोशिश की गई थी लास्ट वाले एक्ट में। उसमें क्या किया गया था, जितने भी मुस्लिम्स जो पॉपुलेशन है वो ही चुनेगी किनको, मुस्लिम्स लीडर्स को। ठीक है, तो इसमें क्या किया गया, मान लीजिए कि यहाँ पर बहुत सारे लोग खड़े हैं और यहाँ पर मुस्लिम मुस्लिम खड़े हैं। ठीक है, अब यहाँ पर एक मुस्लिम लीडर खड़ा हुआ, तो ये तो इन जितने भी लोग थे उन्होंने इसको चुन लिया, और यहाँ पर कोई भी और अदर रिलीजन का खड़ा हुआ तो इनको सब चुन रहे थे। तो इस जो 1919 का एक्ट था, इसके द्वारा एक और रिफॉर्म क्या किया गया, एक कम्युनल रिप्रेजेंटेशन को बढ़ावा दिया गया, यानी कि अब इसमें वापस से लाइन खींच दी गई। ठीक है, जैसे मान लीजिए यहाँ पर सिख हैं, यहाँ पर हिंदू हैं, यहाँ पर क्रिश्चियन हैं, यहाँ पर एंग्लो इंडियंस हैं, यहाँ पर यूरोपियंस हैं। अब ये अपने अपने नेताओं को चुन सकेंगे। ठीक है, कम्युनल रिप्रेजेंटेशन को यहाँ पर बढ़ावा दिया गया। साथ के साथ यहाँ पर एक पब्लिक सर्विस कमीशन को भी स्टैब्लिश्ड किया जा रहा है। 1926 में सेंट्रल पब्लिक सर्विस कमीशन को सेटअप किया गया। ठीक है, सिविल सर्वेंट्स के रिक्रूटमेंट के लिए। ठीक है, साथ के साथ इसमें और फर्स्ट टाइम क्या किया जा रहा है, देखिए लास्ट वीडियो में मैंने आपसे कहा था जब भी फर्स्ट टाइम आए आपकी आंख और नाक दोनों खुल जाने चाहिए, आंख और कान। ठीक है, क्यों खुल जाने चाहिए, क्योंकि यूपीएससी का फेवरेट है। अब इसमें फर्स्ट टाइम क्या किया जा रहा है, जो बजट है, प्रोविंशियल बजट और सेंट्रल बजट, ठीक है, कि अब जो प्रोविंशियल बजट है वो अपने एक्ट को अलग से, वो अपने बजट अलग से बना सकते हैं। इन दोनों में सेपरेट कर दिया, यानी कि जो सेंट्रल बजट था, ठीक है, पहले तो एक ही बजट होता था, अब जो सेंट्रल बजट था इसको सेपरेट कर दिया सेंट्रल बजट में और प्रोविंशियल यानी कि स्टेट बजट में। ठीक है, पहली बार ऐसा हो रहा है कि वो अपने बजट को खुद बनाएंगे। इनका बजट अलग बनेगा, इनका बजट अलग बनेगा। आज भी ऐसे होता है कि सेंटर अपना बजट अलग बनाती है और जितनी भी स्टेट है वो अपना बजट अलग अलग अपनी लेजिस्लेशन में पेश करते हैं। ठीक है, इस एक्ट के थ्रू एक बहुत इंपॉर्टेंट बात ये और करी गई थी, इसमें एक स्टैट्यूटरी कमीशन अपॉइंट करने का भी वादा किया गया था कि भाई हर 10 साल के अंदर, ठीक है, 1919 में ये एक्ट आया, इसमें कहा कि हर 10 साल के अंदर हम क्या करेंगे, एक स्टैट्यूटरी कमीशन को अपॉइंट करेंगे, जो कि क्या करेगी, जो कि आपने जितना भी इस एक्ट के थ्रू काम किया है उस काम की रिपोर्ट को आगे भेजेगी, उनकी जांच करेगी। ठीक है, 1919 में ये एक्ट पास हुआ है, 10 साल की इसमें कहा गया, 10 साल का इसमें कहा गया है। लेकिन उसके बाद आता है अपना साइमन कमीशन। ये वही कमीशन है जिस कमीशन की बात यहाँ पर की जा रही है कि एक स्टैट्यूटरी कमीशन अपॉइंट किया जाएगा। तो इसी एक्ट के थ्रू, इस लाइन के थ्रू एक स्टैट्यूटरी कमीशन को अपॉइंट किया जाता है, उसका नाम था साइमन कमीशन। लेकिन ये तो 1927 में किया गया था। ठीक है, यहाँ पर तो 10 साल की बात की गई है, 10 साल तो 1929 में होते हैं। 1927 में इसको इसलिए लाया गया था क्योंकि जो ब्रिटेन था, ब्रिटेन में जो सत्ता थी वो थी लेबर पार्टी के पास, और वहां पर आने वाले थे इलेक्शन। ठीक है, अब वहां पर इलेक्शन थे तो जो लेबर पार्टी थी इसको डर था कि हम ये इलेक्शन को हार नहीं जाए, इसलिए उसने कहा कि भारतीय इश्यू के कारण हम इस इलेक्शन को हार जाएंगे। तो उन्होंने कहा कि देखिए हम कितना अच्छा काम कर रहे हैं कि हम भारत को, है ना, उनका खुद का संविधान बनाने की बात कर रहे हैं। तो 2 साल पहले ही, ठीक है, 2 साल पहले ही उन्होंने एक कमीशन को अपॉइंट किया। उस कमीशन में 7 जितने मेंबर थे, टोटल 7 मेंबर थे, और सातों के सातों मेंबर कौन थे, वो ब्रिटिशर्स थे, है ना। वो कौन थे, वो ब्रिटिशर्स थे। इस कारण जो उस टाइम की जो पार्टियां थी अपनी, जैसे इंडियन नेशनल कांग्रेस हो गई और जो भी अदर पार्टीज थी, उन्होंने इस कमीशन का क्या किया, बॉयकॉट किया। ठीक है, एक बहुत अधिक मात्रा में प्रोटेस्ट हुए। उन प्रोटेस्ट का जो लीडर था वो था लाला लाजपत राय जी, और लाला लाजपत राय जी की यहीं पर ये लाला लाजपत राय शहीद हो जाते हैं। ठीक है, उसके बाद एक्ट आता है अपना, ये था साइमन कमीशन, आप इसको हिस्ट्री में और ज्यादा पढ़ेंगे। उसके बाद जो अपन एक्ट पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं 1935, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। इसकी जो पीडीएफ है आप हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं, और साथ ही साथ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। जय हिंद, जय भारत।